हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2017 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि a+2 और a+4 अविभाज्य संख्या हैं, अविभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स हैं, तो a के कितने मान होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम नंबर लिख लेते हैं। प्राइम नंबर होते कौन कौन से। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, इस तरीके से चलते रहते हैं। तो a और a+2 और a+4। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि a क्या होगा कि ये जिसके लिए तीनों नंबर प्राइम नंबर हों। तो a अगर 3 हो जाए, 3, फिर सेकंड नंबर क्या है, 3 में 2 प्लस ऐड कर दो 5, और 3 में 4 ऐड कर दो तो 7। ठीक है, तो सिर्फ एक ऐसा ही एक ये पेयर है जो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, और कोई ऐसे प्राइम नंबर का सेट नहीं है जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो a के कितने मान होंगे, a का सिर्फ एक ही मान होगा। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं जैसे 7 और 4 में 4 का डिफरेंस है, फिर 2 का है, फिर 4 का है। ठीक है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो इसको सेटिस्फाई सिर्फ a की वैल्यू 3 ही कर पाएगी। तो इस ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1। नेक्स्ट, 4 अंकीय सब बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 9999। ठीक है, 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है। तो अब इसका डिवीज़न मेथड से निकाल लेते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पेयर बना लेते हैं राइट साइड से 2 डिजिट के। ठीक है, तो 2 पेयर बन गए। अब ये फर्स्ट पेयर में डिवाइड करना है। ठीक है, वहाँ तो हम सिंगल डिजिट में डिवाइड करते थे, नॉर्मल डिवाइड, या अगर वो छोटा होता तो डबल में, वो भी छोटा होता तो ट्रिपल में। लेकिन यहाँ हम पेयर के साथ डिवाइड करते हैं, तो 99 में डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करते हैं, अगर हम 8 लेते हैं तो 8 की 8 टाइम्स ही लेंगे, 7 लेते हैं तो 7 टाइम्स ही लेंगे। तो यहाँ देखेंगे 9 से 81 और 10 10 से 100, तो 100 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ लेंगे 9 9 से 81। तो कितना हो जाए, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 9 में से 8 1 18। तो अब ये पूरा पेयर नीचे आएगा 99। ठीक है, फिर अब जो यहाँ भी नंबर होता है उसका डबल करके लिखते हैं। डबल मतलब 9 है तो 9 का कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, फिर वही कंडीशन की अगर कोई भी डिजिट लेनी है हमें यहाँ पर, तो उसके उतने टाइम से लेंगे। जैसे 1 लेंगे तो 1 टाइम्स, 2 लेंगे तो 2 टाइम्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये 18 है और ये 1899 है, तो इसके लगभग 10 टाइम्स है। तो 10 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, और 10 टाइम्स लेना भी नहीं है, तो लेंगे हम 9 टाइम्स। ठीक है, अब 9 9 से 81 का 1, 8 कैरी, 9 8 या 72, और 8 80 का 0, और 8 कैरी, 9 1 9 और 8 17। तो माइनस कर दिए, 9 में से 1 8, 9 में से 0 9, और 8 में से 7 1, तो ये 198 रिमाइंडर बचा। तो इस नंबर में से 198 माइनस कर दीजिए, वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक है, बच रहा है तो उसको माइनस कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 9 में से 1 9 में से 9 0, 9 में से 1 8, और ये 9, तो 9801। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये स्क्वायर किसका, ये है 99 का। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब x की पावर 13 + 1 को x - 1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, तो मतलब शेषफल बताना है। तो हमें यहाँ पर फिर वही रिमाइंडर थ्योरम याद रखनी है। रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, कोई भी पॉलिनोमियल px है, ठीक है, उसको हम x - a से डिवाइड कर रहे हैं। तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर होगा जो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है पहले। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a, और इस a की वैल्यू को यहाँ पॉलिनोमियल में रख देना है, मतलब x की जगह a पुट कर देना है। तो ये क्या होगा, pa क्या होगा, रिमाइंडर होगा, या शेषफल कह सकते हैं हम हिंदी में। ठीक है, तो अब हमारा पोलिनोमियल पी एक्स क्या है, एक्स की पावर 13 + 1। अब उसको हम डिवाइड किससे करते हैं, x - 1 से। तो x - 1 = 0, x की वैल्यू आ गई 1। अब 1 को उठा के यहाँ पुट कर दो, तो 1 की पावर 13 + 1, तो हो जाएगा 1 की पावर कुछ भी 1 + 1, तो कितना जाएगा 2। तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। जब हम x की पावर 13 + 1 को x - 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि a व b समुच्चय C के अतिरिक्त उपसमुच्चय हों तो a यूनियन और इंटरसेक्शन b किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसको कोई सेट मान लेते हैं C। ठीक है, पूरा सेट है, उसके अंदर a और ये b। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है a यूनियन a इंटरसेक्शन b की। तो पहले हम क्या काम करेंगे, पहले a इंटरसेक्शन b निकाल लेते हैं। तो a इंटरसेक्शन b ये होगा, a इंटरसेक्शन b का मतलब कि जो a और b में कॉमन है, तो जो शेडेड पार्ट कर दिया है ये होगा a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये होगा a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b मतलब ये एक तरह से क्या करता है, HCF का काम करता है कि जो चीज़ कॉमन है वही आती है इसमें।
उसके बाद क्या करना है, हमें ए के साथ इसका यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब एक तरह से एलसीएम कह सकते हैं कि जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, उसके अलावा जो बचे हैं वो उसको भी ले लेना है। तो अब ये ए पूरा है यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये दूसरे कलर से कर लेंगे, ये ए पूरा है और इसके साथ ये शेडेड वाला भी है, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन क्या है, फिर से ये ए बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं उससे समझ लेते हैं। जैसे कि सी मान लेते हैं कोई बड़ा सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 और ए मान लेते हैं इसका सबसेट है उपसमुच्चय, तो 1 2 3 4 5 और बी मान लेते हैं बी भी इसका सबसेट है सी का, तो 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा यहाँ से जो कॉमन है वो, तो 3 4 5 ए में भी है, 3 4 5 बी में भी, तो 3 4 एंड 5। अब इसका यूनियन निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का ए के साथ। तो यूनियन का क्या मतलब है, जो कॉमन है, ठीक है, तो वो तो आना ही आना है, तो पहले, और जो नहीं है वो भी आना है, तो 1 और 2 और 3 4 एंड 5, ठीक है, यही आएगा क्योंकि 1 3 4 एंड 5 तो ए इंटरसेक्शन बी में भी है और ए में भी है, और उसके अलावा दो ही तो एलिमेंट बचे 1 और 2, तो ये भी आ गए इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिए आप, ये फिर से क्या बन गया, सेट ए बन गया, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, चाहे वेन डायग्राम से समझ लीजिए चाहे किसी एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लीजिए, तो इसका ऑप्शन सी ही सही ठीक होगा, ठीक है, मतलब सेट ए बन जाएगा, ए के बराबर होगा दोबारा से। नेक्स्ट, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पहले, ठीक है, 2 वर्ष पहले की बतानी है हमें। तो 5% हर बार बढ़ जा रही है। सपोज कीजिए पहले अगर 100 थी तो 100 से 5% बढ़ गई 105, फिर इसका 5% बढ़ गई, ठीक है। तो एक तरह से कंपाउंडिंग हो रही है, तो 105 का 5% बढ़ेगी ना, तो इसका क्या मतलब कि कंपाउंडिंग हो रही है। तो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला हमें पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए इजिकल टू पी 1 + r/100 की पावर n, ठीक है। ए क्या है, जो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो गई उस गांव की, और पी प्रेजेंट जनसंख्या है उसकी, ठीक है, वर्तमान, और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 5%, और एन टाइम मतलब कि 2 साल 2 ईयर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 4410, पी निकालना हमें 1 + r कितना 5%/100, और 2 साल का टाइम बताया उसने क्वेश्चन में 2 वर्ष का, तो 5 से 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 100, 4410 इजिकल टू 1 पी, और यह आ जाएगा 1 + 1/20 का पावर 2, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2 बार लिख लेंगे 21 × 20, 21 से इसे कैंसिल करेंगे होगा 21 टाइम्स, और ये 0 आ जाएगी, ठीक है। ये भी फिर कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स, ये 20 × 20 हो जाएगा 400, 400 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हो जाएगा 4000 इक्वल टू पी। तो 2 साल पहले उसकी कितनी जनसंख्या होगी उस गाँव की, 4000। तो ऑप्शन ए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन देती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस 100 रुपये हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना था 25 लाख। अब एक शेयर की अमाउंट कितना है 100 रुपये, तो टोटल कितने शेयर हो जाएंगे, इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए टोटल अमाउंट को, 1212, तो कितने बचे 25,000 शेयर होंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये तो आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट, ताश की 52 पत्ते की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुक्म का हो या इक्के का, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें पत्तों का पता होना चाहिए, उसमें ताश की जो गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं। तो उसमें होते हैं टोटल 52 कार्ड्स, ठीक है। अब वो कैसे कैसे डिवाइड होते हैं, होते हैं रेड एंड ब्लैक में, ठीक है। रेड मतलब कि 26 रेड और 26 ब्लैक। अब ये 26 कैसे डिवाइड होते हैं, ये होते हैं 4 पार्ट में डिवाइड, मतलब 26 ये रेड 2 पार्ट में और 2 पार्ट में ब्लैक, तो ये टोटल 4 पार्ट में, ठीक है। रेड कौन कौन से होते हैं, रेड होता है डायमंड और हार्ट, जिसे पान का भी बोलते हैं, और ये होता है ब्लैक स्पेड्स, ठीक है, जिसे हुक्म का भी बोलते हैं, और ये एक और होता है, पहले इनका देख लेते हैं, हार्ट इसे पान बोलते हैं और डायमंड को ईंट, ठीक है, और ये लास्ट पार्ट होता है हमारा ये ब्लैक वाला क्लब्स, ठीक है, जिसको हम हिंदी में चिड़ी भी कहते हैं।
अब ये कितने कितने होंगे, ये 13 होंगे, ये भी 13 होंगे, ये भी 13 होंगे और ये भी 13 होंगे। ठीक है, अभी 13 होते किस तरीके से, मतलब अभी 13 में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं या पत्ते, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 तो नंबरिंग से होते हैं और बाकी के कितने बचे, 4 बचे हर सेट में, क्योंकि हर सेट में सेम होते हैं, चाहे रेड हो चाहे ब्लैक हो, 13 13 हर सेट में सेम होंगे। तो एक होता है सब में किंग, और एक होता है क्वीन, और एक होता है जैक जैक। ठीक है, और एक होता है हमारा एस एस मतलब इक्का, ये मतलब किंग, क्यू मतलब क्वीन और जे मतलब जैक जैक से हिंदी में गुलाम भी बोलते हैं, और ए से होता है एस एस मतलब इक्का। ठीक है, 4 ये हो गए और 9 ये हो गए, तो 13 हो गए, 13 हर सेट में 13 13 हो गए। ठीक है, इन चारों कार्ड्स को बोलते हैं ओनर कार्ड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ओनर कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और किंग क्वीन और जैक इनको बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हुकुम का हो या इक्के का। तो हुकुम कितने हैं, स्पेड्स 13। ठीक है, और इक्का हर सेट में एक एक इक्का होगा, एक डायमंड में, एक हार्ट में, एक स्पेड में और एक ही क्लब्स में। ठीक है, जो ही स्पेड्स में होगा हुकुम में वो तो 13 में आ चुका है। ठीक है, उसके अलावा कितने और होंगे, 3 और होंगे इक्के, तो टोटल कार्ड्स कितने होंगे, 16। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं कि रिक्वायर्ड आउटकम्स, ठीक है, जितने की क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रिक्वायरमेंट किसकी थी, हुकुम की और इक्के की, अपॉन टोटल आउटकम्स। तो रिक्वायर्ड कितने थे, 16, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। 52 में से कोई सा भी तो निकाल सकते हैं हम, तो 4 4 ज़ा 4 से 13 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/13। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बस सबसे पहले कार्ड्स में से कोई भी प्रोबेबिलिटी पूछ सकती है, किसी और का भी पूछ सकता है, डायमंड का भी, हार्ट का भी। तो उसके लिए पूरा आपको कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, कितने कितने कार्ड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तभी आपके क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तब क्रमित युग्म XY। ठीक है, XY की वैल्यू बतानी है, ये दिया हुआ मैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो कि सर्कल के अंदर बना हुआ हो, और क्वाड्रिलेटरल के चारों जो वर्टेक्स हैं या कॉर्नर वो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे हो, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, जैसे ABCD इसकी सर्कल की सर्कमफेरेंस पे, तो इसे हम कह सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या चक्रीय चतुर्भुज है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके जो अपोजिट एंगल हैं, जैसे सपोज कि ABCD, तो A और C का एंगल का सम, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू होगा 180, और B और D, ठीक है, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता है कि उसके अपोजिट एंगल का सम जो होता है, अपोजिट एंगल का सम वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ है। तो हमें निकालना है, तो ये A और C को फर्स्ट इक्वेशन से A और C को, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल C को, ये जो डायग्राम क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। A की वैल्यू कितनी है, 3y माइनस 5 डिग्री प्लस 7x प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू 180। इस 5 से 5 कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस के हैं, 3y प्लस 7x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। नेक्स्ट B और D को इस बार 180 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो B की वैल्यू कितनी है, 4y प्लस 20, और D की है 4x इज इक्वल टू 180। तो 4y प्लस 4x इज इक्वल टू 180, माइनस ये 20 इधर जाके माइनस में चला जाएगा, तो 4y प्लस 4x इज इक्वल टू 160। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन ले सकते, 4 कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, चाहे एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी एक कोफिशिएंट x या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं और उसे कैंसिल आउट करके बस एक बचेगा। जैसे y के बराबर कर लेंगे तो y के खत्म हो जाएगा, सिर्फ x का बचेगा। तो यहाँ पर y का कितना 1, यहाँ पर 3, तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3y प्लस 3x, मतलब पूरी इक्वेशन में करते हैं LHS और RHS दोनों में, इजिकल टू 120। ये थी हमारी इक्वेशन 2। अब इसे माइनस कर दीजिए, माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, जैसे यहाँ कुछ नहीं प्लस, प्लस को चेंज करेंगे तो माइनस, प्लस माइनस, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस, तो ये कैंसिल, 7 में से 3 गए 4x, 180 में से 120 गए तो 160। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। 4 से कैंसिल कर देंगे 60 को 15 टाइम्स,
अब एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे सपोज कीजिए सी में कर देते हैं एक्स प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 40, तो वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 15, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 डिग्री। ठीक है, वाई की 25, एक्स की 15, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा सही होगा। 15 और 25, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, एंगल अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बस एक प्रॉपर्टी होती है, उसी को अप्लाई कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक तय है। ठीक है, बहुलक मतलब इसे इंग्लिश में कहते हैं मोड, और मोड वो होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो देख लेते हैं किस फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले 27, तो 27 को देख लेते हैं वो कितने टाइम्स है, 1 2 3 3 बार है। उसके बाद 26, तो 26 एक बार, 2 बार, 3 बार, 26 भी 3 बार आया है। ठीक है, 23 एक ही बार आया है, 24 एक बार आया है, और 25 1 2 3, 25 आया है 3 बार। ठीक है, उसके अलावा एक एक्स और बचा हुआ है। ठीक है अगर यहाँ से देखें तो इसके जो मोड है या बहुलक है वो क्या होना चाहिए, 27 26 और 25, क्योंकि ये 3 बार आए तीनों। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया कि बहुलक 27 है, 27 है, तो एक्स का क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 27 हो जाए तो 27 कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब सबसे ज़्यादा, तो सब बहुलक क्या हो जाएगा 27, तो एक्स को क्या होना पड़ेगा 27। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर 27 हो जाएगी तो बहुलक इस पूरे जो आंकड़े दिए गए हैं इनका बहुलक हो जाएगा 27, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, यदि x इजिकल टू 2 वाई इजिकल टू 1 और z इजिकल टू -3 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 XYZ किसके बराबर होगा। ठीक है, एक तरीका ये है XYZ की वैल्यू दी है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है, ठीक है, दोनों तरीके से पहले वैल्यू पुट करके कर लेते हैं, फिर दूसरे तरीके से देखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3XYZ, एक्स की वैल्यू दी है 2, तो 2 का क्यूब प्लस वाई की वैल्यू 1, 1 का क्यूब प्लस जेड में मतलब -3 का क्यूब, -3, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू -3, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1 और -3 का क्यूब -27। ठीक है, अब 3 2 जा 6, 6 2 जा 6 3 जा 18, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 18, 8 + 1 9, 9 + 18 27, और ये माइनस के 27, तो आंसर आया 0। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मेथड। दूसरा, अगर आपको आइडेंटिटी पता होगी तो इसका आप आंसर बिना सॉल्व करे ही बता देंगे। आइडेंटिटी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3XYZ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -XY -YZ -ZX। ठीक है, अब इसमें कंडीशन होती है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, मतलब कि ये वाली टर्म 0 हो जाए। ठीक है, और ये इसके मल्टीप्लाई में तो ये भी 0 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो -3XYZ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, राइट साइड में पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारी एक क्वेश्चन में गिवन थी XYZ की वैल्यू, x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 1 और z इजिकल टू -3, तो ये जो वैल्यू थी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, 2 + 1 3, और ये z की वैल्यू -3, तो अगर इन तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 0, तो 0 आएगा, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3XYZ की पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3XYZ। ठीक है, अगर आइडेंटिटी पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस आइडेंटिटी को याद रखिएगा क्योंकि ये और भी किसी तरीके से पूछी जा सकती है। इस बार तो ये इस तरीके से पूछी गई है, इस तरीके से भी पूछी जा सकती है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और ये कंडीशन दी होगी, तो ये किसके बराबर हो जाएगी 3XYZ के बराबर हो जाएगी। अगर इस 3XYZ को इधर राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो इसकी कितनी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3XYZ। ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक धार्मिक आयोजन में स्त्री व पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है और 20 और पुरुष के आने से यह अनुपात उलट जाता मतलब 2:3 हो जाता है। तो अभी 3:2 है, तो मान लेते हैं क्या है कि 3x और 2x, मतलब ये स्त्रियों की संख्या लेडीज़ की और ये जेंट्स की, तो इसमें 20 पुरुष और आ गए, जैसे 3x/x + 20, तो इनका रेशो कितना हो जाएगा, पलट जाता मतलब 2:3,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 जा 9x, 2 2 जा 4x प्लस 22 जा 40। तो 9x इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 5x इज इक्वल टू 40। तो 5 से 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बचा। स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या कितनी थी 3x, और x की वैल्यू कितनी आई है 8, सॉरी 10 लिख दिया, 8 आई है। 3 मल्टीप्लाई बाई 8 तो कितना हो जाएगा 24। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 शून्यतर वास्तविक संख्याएं ए बी सी के लिए कितने हो तो k का मान बताना है। ठीक है, k का मान बताना है, कोई बात नहीं। तो a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4 इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 5c/k। ठीक है, ये हमें इक्वल दिया हुए हैं 4 टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, इसको किसी एक नंबर के बराबर मान लेते हैं। मान लीजिए x के बराबर मान लिया। तो अब पहले को और लास्ट वाले को मतलब a/2 इज इक्वल टू एक्स पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x। दूसरे वाले को और लास्ट वाले को रखेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी b इज इक्वल टू 3x। इसी तरीके से c की वैल्यू मिल जाएगी c इज इक्वल टू 4x। ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब इसमें पुट कर दीजिए, मतलब इन दोनों को बराबर कर दीजिए। 2a प्लस माइनस के 3b प्लस के 5c/k इज इक्वल टू x। तो a की वैल्यू कितनी थी 2a और 2x, तो 2 इंटू 2x माइनस b की वैल्यू 3x, तो 3 इंटू 3x प्लस 5 इंटू c की वैल्यू 4x अपॉन k इज इक्वल टू x। 2 2 जा 4x माइनस 3 3 जा 9x प्लस 5 4 जा 20x अपॉन k इज इक्वल टू x। तो कितना हो जाएगा 4 और 20 प्लस प्लस कितना 24x माइनस के 9x अपॉन k इज इक्वल टू x। तो 24 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 5 15 x अपॉन k इज इक्वल टू x। x से x कैंसिल, ये कि इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a और b कोई दो समुच्चय हों जैसे कि a अपॉन b, सॉरी ये गलती से लिखा a माइनस बी है, a माइनस बी इज इक्वल टू a। तो हमें बताना है a इंटरसेक्शन b कितना होगा। ठीक है, तो इस a माइनस बी का मतलब है ये भी नॉर्मल माइनस की तरह ही है, लेकिन बस ये एलिमेंट्स में है। तो a में से b को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें a ही मिल रहा है। तो ये सपोज करो इस तरीके से काम नहीं करोगा कि b की वैल्यू 0 होगी, और सेट में b की वैल्यू 0 का मतलब कि वो b जो सेट है वो बिल्कुल खाली होगा। खाली मतलब 5 सेट होगा, और या इस तरीके से एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, बस नोटेशंस अलग अलग है। ये एम्प्टी सेट कह सकते हैं इसे, या नल सेट कह सकते हैं। ठीक है, और अगर ये नल सेट है तो a इंटरसेक्शन b निकालना है, और तो b क्या है यहाँ पाई या नल सेट। तो किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करेंगे किसी भी सेट का फाई के साथ, तो क्या आएगा कि ए में तो कुछ एलिमेंट होंगे लेकिन फाई में तो कुछ एलिमेंट नहीं होते, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है जो एलिमेंट कॉमन होते हैं उनको लिखते हैं। तो फाई में जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन ही क्या होगा, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा फाई। तो फाई मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल दो क्रमागत मतलब जो क्रम से आते हों या ऑर्डर से, या जिसे हम कहते हैं कंजिक्यूटिव मतलब जैसे कि मान लीजिए एक्स और एक्स प्लस 1 इस तरीके से, मतलब लगातार आते हैं, जैसे 2 3 3 4 4 5 इस तरीके से। पूर्ण संख्याएं हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बतानी है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट मान लेते हैं एक्स और एक्स प्लस 1। ठीक है, लगातार बोला है इसमें क्वेश्चन में क्रमागत, तो एक्स और एक्स प्लस 1 मान लेते हैं। तो एक्स और एक्स प्लस 1 मतलब उसके जो सम होंगे वो क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस बी की जगह माइनस बी ही है अपॉन ए, तो ये हो जाएगा प्लस का बी अपॉन ए। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 1 की वैल्यू, और ए की जगह 1 है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी बी। ठीक है, बी की वैल्यू मिल गई, और सी की और निकाल लेते हैं, फिर वहाँ पुट कर देंगे। और इनका प्रोडक्ट कितना होता है एक्स इंटू एक्स प्लस 1, वो होता है सी अपॉन ए। तो सी की जगह सी है और ए की जगह 1 है, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 किसके बराबर होगा सी के। ठीक है, और ये हमें निकालनी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4c। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बी की वैल्यू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी, सी की वैल्यू एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इसका स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4x माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x से 4x कैंसिल, फोर एक्स स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचा 1। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1।
ठीक है। और ये जो है हमने ये जो प्लस और प्रोडक्ट किया था ये कैसे होता है ये और बता देता हूँ एक बार। वैसे तो पता होगा सभी को, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a(x² + b(x + c), ठीक है। तो इसके रूट मान लेते हैं ये सॉल्यूशन अल्फ़ा बीटा दो। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, या जिसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, वो कितना होता है, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ x²। और वो क्या होता है, कोफिशेंट ऑफ x मतलब b, तो माइनस के b और कोफिशेंट ऑफ x² मतलब a। कोफिशेंट मतलब जो उसके मल्टीप्लाई में x² और x के। अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या जिसे हम कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ x नहीं है, जो कि c है इस इक्वेशन में, अपॉन कोफिशेंट ऑफ x²। तो कॉन्स्टेंट टर्म c है और कोफिशेंट ऑफ x² a है, तो c अपॉन a, ठीक है। ये जो हमने b की वैल्यू 2x+1 और c की वैल्यू x(x+1) निकाली थी, वो c की हेल्प से निकाली थी, ठीक है। फिर हमने इसमें पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, दो संख्याओं का में से और लेस से क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, एक फॉर्मूला होता है LCM × HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, ठीक है। ये रिलेशन होता है नंबर्स और उनके LCM और HCF में। तो LCM कितना है 1989, ठीक है, गिवन है। HCF 13 और एक नंबर 117 दिया हुआ है क्वेश्चन में, दूसरा निकालना है, दूसरे को मान लेते हैं y, ठीक है। 13 के टेबल में आता है 117, तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स, 9 से इसे कैंसिल कर लीजिए, 9 2 ज़ा 18, 1 बचेगा, फिर से 18, 9 2 ज़ा 18, 9 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी 221। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जतिन एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य से 10% कम पर खरीदता है। तो मान लेते हैं कि वो 100 रुपये की चीज़ थी या 100% कोई चीज़ थी, वो उसने 10% कम पर खरीदी, मतलब 90 रुपये की खरीदी, और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। जो मूल्य था उससे 10%, तो मतलब 110 की बेची, तो उसका लाभ बताना है। तो लाभ कितना होगा, 90 की खरीदी मतलब ये उसका कॉस्ट प्राइस, और 110 पर बेची मतलब ये उसका सेलिंग प्राइस। तो कितने का प्रॉफिट होगा उससे, 20 का। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट मतलब 20 अपॉन CP, CP मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 200 अपॉन 9। अब 9 से डिवाइड कर दीजिए 200 को, 9 2 ज़ा 18 बचे 2 0, 9 2 ज़ा 18, फिर 2 रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो जो क्वोशिएंट आता है भागफल उसको लिखते हैं मिडिल में, और जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे। तो आ जाएगा 22 कंप्लीट 2/9%। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि समीकरण x² - px + 54 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो p का मान है, ठीक है। तो इक्वेशन दिया x² - px + 54 इज इक्वल टू 0। इसके रेशो में दिए हैं 2 और 3 में, तो इसको मान लेते हैं 2y और 3y, ठीक है। तो p का मान बताना है। तो यहाँ से 2y + 3y जो अभी पीछे बताया था उनके सम ऑफ द रूट्स, वो किसके बराबर होगा, -b/a। तो b की जगह इस बार यहाँ पर क्या है p, वो भी माइनस का, अपॉन a की जगह कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। तो 1, तो 5 p, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस के y। एक रिलेशन तो यहाँ से मिल गया। दूसरा कि उनका प्रोडक्ट, तो 2y × 3y इज इक्वल टू c/a। तो c की जगह क्या है 54 और a की जगह 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 y² इज इक्वल टू 54। 6 से 54 9 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लेंगे और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो 5 × 3 इज इक्वल टू, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 3 ज़ा 15। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई मतलब h1 और h2 मान लेते हैं, उनका अनुपात दिया हुआ है 25/64। तब उनके व्यासों का अनुपात 4:5, व्यास होते हैं d1/d2 मान लेते हैं, और होता है 4:5 के बराबर, ठीक है। तो हमारे जो रिलेशन उसके आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात क्या होता है, लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु का अनुपात होता है 1/3 πr²h, ठीक है।
तो 2 हैं तो R1 H1 अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, ये तो कांस्टेंट है। हमें H1 H2 में तो रिलेशन पता है, लेकिन R1 R2 में नहीं पता, ठीक है। लेकिन उसके लिए उसने हमें दिया है उसके व्यासों में, तो व्यास में और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, जो डायमीटर होता है व्यास वो होता है त्रिज्या का दुगना। तो D इजिकल टू 2R या R हो सकता है D/2, ठीक है। तो R1 रेशो R2 कितना होगा, D1/2 और D2/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा D1/D2, और D1/D2 कितना दिया 4/5। तो जो रेशो व्यास का होगा वही उनकी त्रिज्याओं का होगा या रेडियस का। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 का स्क्वायर, सॉरी R1/R2 का स्क्वायर एक साथ इंटू H1/H2। तो R1/R2 कितना दिया हो 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर इंटू H1/H2 25/64। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 16/25 मल्टीप्लाई बाय 25/64। 25 से 25 कैंसिल, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, तो कितना आ जाएगा 1:4। तो 1:4 मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a इजिकल टू एक्स सच दैट एक्स शब्द बिलो का एक अक्षर है, ठीक है। तो a क्या है बिलो, तो बी बिलो में क्या है B, E, L और O और W, ठीक। और b इजिकल टू एक्स सच दैट एक्स वूल का एक अक्षर है, तो b क्या है वूल, वूल में क्या था WO, ठीक है। O 2 बार है तो उसको इसमें ए एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। L तथा C इजिकल टू है A-B। तो C के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चय मतलब सबसेट की संख्या बतानी है। तो पहले ये देखेंगे कि C में कितने एलिमेंट है, तभी तो उसके सबसेट बता पाएंगे। और C किसके बराबर है A-B के, तो A में से B माइनस कर दीजिए। माइनस इस तरीके से करना है कि हमें A के एलिमेंट लेने हैं और जो B में हैं और A में दोनों में उनको हटा देना। A के एलिमेंट ही लेने हैं, लेकिन अगर जो एलिमेंट A में भी हैं और B में उनको हटा देना बस। जैसे कि B A में है और B जो है A में है लेकिन B सेट में नहीं है, तो B आ जाएगा, ठीक है। E A में है लेकिन B में नहीं है, तो E भी आ जाएगा। अब है L तो L से L माइनस हो जाएगा, इसमें भी है तो L नहीं आएगा। O इसमें भी है, इसमें भी, तो O से O कैंसिल या माइनस, ये भी नहीं आएगा। W से W माइनस या कैंसिल, तो W भी नहीं आएगा। इसमें कितने एलिमेंट है, सिर्फ 2 2 एलिमेंट हैं। तो और सब नंबर ऑफ सबसेट क्या कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट के उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n, और n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे यहाँ पर A-B मतलब C में 2 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ को और ध्यान रख लेना नोट करके, ये तो था नंबर ऑफ सेट सबसेट। अगर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, तो वो क्या होता है 2 की पावर n और इस पूरे में से 1 माइनस कर देना है, ठीक। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि प्रॉपर सबसेट भी तो पूछ सकता है। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और वह 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप। तो समचतुर्भुज होता कैसा है, स्क्वायर की तरह होता है, बस उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, ठीक है। मतलब स्क्वायर में तो 90 डिग्री एंगल है, इसमें 90 डिग्री के अलावा कुछ भी एंगल हो तो वो तो जाता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज स्क्वायर की तरह तो चारों साइड बराबर होंगी, ए और ए। अब इसके विकर्ण की बात करें तो मान लेते हैं A, B, C और D। तो डायगोनल क्या होंगे विकर्ण AC और BD, ठीक है। और इसके विकर्णों की एक प्रॉपर्टीज होती है समचतुर्भुज में भी और स्क्वायर में भी, क्योंकि ये सेम ही होते हैं शेप, बस एंगल का फर्क रहता है। तो जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पर, और बाइसेक्ट का मतलब बराबर 2 भागों में बांटते हैं, मतलब जिसे समद्विभाजित भी बोलते हैं। मतलब जैसे सपोज करो ये O पर इंटरसेक्ट करें तो OA जितना होगा उतना ही OC होगा, और जितना OD होगा उतना ही OB होगा। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, OA किसके बराबर होगा OC के, और OB किसके बराबर होगा OD के, ठीक है। ये तो था बाइसेक्ट। और परपेंडिकुलर का मतलब कि ये जो चारों एंगल होंगे 90 90 90, ठीक है। तो अब यहाँ से एक ट्राइंगल निकाल लीजिए कोई सा भी, क्योंकि चारों की तो लेंथ बराबर है इसकी साइड की। तो AOAB, सपोज कीजिए ये 10 सेंटीमीटर है AC 10 सेंटीमीटर है। तो ये कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, 5 5 हो जाएगा। तो OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। BD को मान लीजिए 24, तो 24 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए तो 12 और 12, ठीक है। तो ये OB कितना हो जाएगा 12।
अब यहाँ पर आप 90 डिग्री एंगल बन ही रहा था तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मतलब जो 90 डिग्री के सामने होती है सबसे बड़ी साइड, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस तो हमें निकालनी है ए बी, और बेस ओ ए है तो वह 5 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बी ओ बी की वैल्यू थी 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो ये कितना हो जाएगा 169। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 169, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, और ए बी क्या है? समचतुर्भुज की भुजा तो 13 सेंटीमीटर हमसे पूछा परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो साइड कितनी है 4, ठीक है, और 4 इक्वल है, तो 4 इंटू 13 तो कितना आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 है। ठीक है, माध्य कह सकते हैं या माध्य को हम एवरेज भी कह सकते हैं कि एवरेज इतना है 4.5। अगर 10 का एवरेज 4.5 मतलब तो एक का 4.5 होगा, तो 10 का कितना हो जाएगा 45, मतलब टोटल 45, और शेष का 3.5 है। ठीक है, तो मतलब एवरेज दिया हुआ है एक का 3.5, तो 10 तो ये थे, तो कितने बचे 30, तो 30 का कितना हो जाएगा, 30 की मल्टीप्लाई कर दिए 3.5 मल्टीप्लाई बाय 30, तो हो जाएगा 105। ठीक है, तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य, तो पूरे सर्वेक्षण का सपोज कीजिए जैसे 40 थे, x1 x2 प्लस x40 अपॉन 40, यही होता है ना माध्य का फॉर्मूला, किस पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो x1 से x10 तक तो 55 था और इनका सम, और x11 से 40 तक कितना था 105, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए 45 और 105, तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो सम कितना हो गया 150 अपॉन 40, 0 से 0 15 अपॉन 4, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर डिवाइड करेंगे तो 3.75, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवतीय लंबवतीय बेलन काटा जाता है, तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? कोई घन दिया हुआ है इस तरीके से हमें 14 सेंटीमीटर का, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है 14 14 14, ये घन इस तरीके से होता है। अब इसको समझने के लिए इसकी एक सरफेस ले लीजिए, जैसे सपोज कीजिए वाली ले लीजिए, ये सपोज है, और इसमें मैक्सिमम बनाना है हमें सिलेंडर, या जिसे बेलन भी बोलते हैं, सिलेंडर होता है इस शेप में, जैसे घर में सिलेंडर होता है इसी तरीके से होता है। ठीक है, अब मैक्सिमम क्या होगा कि इसी की लंबाई और चौड़ाई के बराबर हो, मतलब इस तरीके से मैक्सिमम तो इसी तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो इसकी जो ये सपोज कि ये साइड किसकी थी घन की, तो वो कितनी है 14, और यही बेलन की हाइट है, तो बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये भी तो नीचे वाली भी तो इसकी भुजा ही है घन की, नीचे वाली ये, ठीक है, और ये किसके बराबर है, नीचे से ये सर्कुलर होता है, सर्कुलर मतलब इसका डायमीटर किसके बराबर होगा, डायमीटर उसकी साइड के बराबर होगा 14 के, और तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7, उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, और तो इसका फॉर्मूला आपको याद ही होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πr/h प्लस r। ठीक है, तो 2π22/7, और r 7 आया हमारा, और h कितना 14 प्लस r की वैल्यू 7, एक 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जा 44 इंटू 21। ठीक है, अब इनके यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही इसका आंसर आ जाएगा। 44 की मल्टीप्लाई करनी है 21 से, तो 4 4 8 8, तो 4 9, और सॉरी 8 4 12 का 2 कैरी 1 9, तो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें तो संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, कुछ और भी पूछ सकता है, तो जो बेलन के फॉर्मूले होते हैं सारे उनको एक बार देख लेते हैं। बेलन की शेप ये होती है, पहले तो इसको देख लेंगे, ये इसकी हाइट मान लीजिए एच, और जो बेस की और रेडियस है वो है आर। तो सबसे पहले होता है इसका सी एस ए, सी एस ए मतलब कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, जिसे हम हिंदी में वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं।
वो होता है 2πRH, 2πRH। उसके बाद आता है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम या हिंदी में आयतन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, πr²h। और लास्ट क्या बचा हमारा, टोटल TSA, TSA जो क्वेश्चन में पूछा था, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वो किसके बराबर होता है, 2πr ब्रैकेट में h+r। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूलों को आप याद रखें, किसी का भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, 50 संख्याएं दी गई हैं, हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है, तो दी गई संख्याओं का माध्य। ठीक है, ये आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले नंबर मान लीजिए, अब उनका एवरेज निकाल लीजिए और फिर हर संख्या को 53 में से घटा के उसका दिया ही हुआ है। ठीक है, और दूसरा शॉर्ट तरीका है ही, इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। तो उसका क्या तरीका है कि सपोज़ कीजिए जैसे x1 से लेके x50 तक कोई भी 50 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, और उनका समांतर माध्य x दिया हुआ है। और तो अगर हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे हर नंबर में, जैसे उस क्वेश्चन बोला है कि हर संख्या को 53 में से घटाया जा रहा है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि अगर हर नंबर में जितने भी 50 तक नंबर दिए हैं, इन सभी में, ठीक है, सभी में सेम नंबर ऐड किया जा रहा है। जैसे सपोज कीजिए कोई नंबर k है, वो ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें नया माध्य निकालने की जरूरत नहीं है, जो पुराना वाला था उसमें भी k ही ऐड कर देना है। ठीक है, k कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 15 कोई भी नंबर हो सकता है। अगर हर नंबर में से, लेकिन ये चीज़ याद रखें, हर नंबर में से सेम ही नंबर प्लस या माइनस करना है। अगर माइनस करना है तो भी क्या करना है, हमें नया माध्य निकालने की जरूरत नहीं है, पुराने वाले में से k माइनस कर देना है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर की और सभी में, ठीक है, तो हमें नया माध्य निकालने की जरूरत नहीं है, वही ऑपरेशन कर देना k के साथ, पुराने माध्य के साथ। डिवाइड कर रहे हैं तो भी हमें यही करना है। ठीक है, प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वही ऑपरेशन हमें क्या कर देना, पुराने माध्य के साथ कर देना। तो अब यहाँ देखिए, अभी कह रहा है कि हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है, तो वही ऑपरेशन कर दिया, हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है, 53 में से पुराने माध्य को भी घटा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा हमें, नया माध्य। नया माध्य कितना है, -3.5। अब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में आ जाएगा 53 + 3.5 इजिकल टू ये x इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 56.5 इजिकल टू x। तो पुराना माध्य कितना हो जाएगा, 56.5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल मैथ तरीके से करते तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती, और इस तरीके से आप समझ सकते हैं, और ये आसान भी है, शॉर्ट मेथड है बिल्कुल इसका। नेक्स्ट, 10 प्रेक्षण 5 9 14 15 x+1 2x - 13 और इतना को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए ऑर्डर में। तो इन आंकड़ों की माध्यिका 24 है, तो x का मान, ठीक है, सबसे पहले हमें माध्यिका निकालते कैसे वो पता होना चाहिए। ठीक है, माध्यिका दो तरीके से निकालते हैं जब n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या परीक्षण ऑड हो। ठीक है, ऑड हो तब कैसे निकालेंगे माध्यिका, माध्यिका को मीडियन भी कहते हैं। तो निकाल लेंगे n+1/2 एथ टर्म। ठीक है, अगर n इवन हो तो कैसे निकालेंगे, n/2th टर्म प्लस n+1/2th, सॉरी n गलत लिख दिया, n/2 + 1th टर्म अपॉन इस पूरे के 2। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं, अगर m ऑड हो तो ये पहला वाला, n ऑड हो तो और इवन हो तो दूसरा वाला। अब हमारा जो क्वेश्चन दिया गया उसमें क्या है, n जो है 10 है, तो 10 क्या इवन, तो सेकंड वाला लगाएंगे, तो लगाते हैं सेकंड वाला तो n की जगह 10 पुट कर दीजिए इस वाले फॉर्मूले में, तो 10/2th टर्म प्लस 10/2 + 1th टर्म, तो टर्म के लिए सिर्फ t लिख दिया, अपॉन 2, तो हो जाएगा 5th टर्म प्लस 5th + 1 6th टर्म अपॉन 2। 5th टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 x+1 और 6th है 2x - 13 अपॉन 2, और ये किसके बराबर है, माध्यिका क्वेश्चन में दिया 24, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये x और x कितना, 2x कितना हो जाएगा 3x प्लस के 1 माइनस के 13, तो ये बचेगा -12 इजिकल टू 48। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 12 इधर राइट साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 + 48 60
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ठीक है, एक्स की वैल्यू 20 और हमसे सिर्फ एक्स की ही वैल्यू पूछी थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैदान को 44 गायें 9 दिन में चर लेती हैं, इसी मैदान को कितने कम या ज़्यादा गायें 12 दिनों में चर लेंगी, ठीक है, पहले 9 दिन में चल रही थी, अब 12 दिन में, ठीक है, तो दिन ज़्यादा हुए तो गाय कितनी कम चाहिएंगी, ठीक है, एक बात तो यहाँ से पता चली। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, बस 44 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है, ये 44 गायें थी 9 दिन तक चल रही थी, मैदान तो वही है, उसी को चलना है, तो उसके इक्वल पुट कर देंगे, 12 गायें हैं, अब कितनी बतानी, 12 दिन है और कितनी गायें चाहिए वो बतानी है, तो उसको गाय के लिए सी बना देते हैं। 12 को कैंसिल करेंगे, 3 से 3 4 जा 3 3 जा 4 से कैंसिल करेंगे 44 को 11 टाइम्स, तो सी की वैल्यू कितना है, 11 3 जा 33, ठीक है, 33 गाय चरेंगी 12 दिनों में उसी मैदान को, लेकिन हमसे पूछा कम और ज़्यादा, तो पहले कितनी थी 44 थी, अब कितनी बची हैं, मतलब कितनी की जरूरत है 33 की, तो कितनी चाहिए, मतलब कितनी कम हो गई 11, तो 11 कम होगी तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं, हाँ हैं, यही पहला ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा, ठीक है, बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। गणित को बिना पढ़े भी समीकरणों को पढ़ा जा सकता है, नहीं पढ़ा जा सकता। बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है, नहीं, ठीक है, उसके लिए बीजगणित तो पढ़ना पड़ेगा। बीजगणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है, नहीं, ठीक है, ये तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर, ठीक है, जो मैथ्स की सारी ब्रांचेज हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेबल हैं, ठीक है, कहीं किसी का भी कहीं भी यूज हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है, ठीक है, गणित अध्यापन गणित पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है ये बताना है। शिक्षार्थियों को उसकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है, तो ये ठीक बात है, हमें सबसे अच्छा ही बताना था, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, लेकिन बाकी को भी देख लेते हैं बाकी में क्या कमी है। केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना, नहीं, ये तो गलत बात है। केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना, नहीं, ठीक है, गैप्स देखकर उन्हें दूर नहीं करना, सबको एक साथ लेकर चलना है। हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना, नहीं, सबका माइंड सेट अलग होता है, तो सबको अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, ठीक है, ए का वेतन और बी का वेतन, बी के वेतन से है तो बी का वेतन मान लेते हैं कुछ 100, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 25% अधिक मतलब 125, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो हमें बी का बताना है कि बी का कितना कम है, तो कितना कम है 25 कम है, तो 25 किसके से मतलब किसके रेस्पेक्ट में बताना है, ए के से, कि ए से कितना कम है, तो ए की वैल्यू नहीं रख देंगे नीचे, और परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 25 वन से 25, 25 5 से 125, 5 से 20 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 20%, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है 20%, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उसके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो नंबर मान लेते हैं x और y, तो उनका योग दिया हुआ है x + y = 8, और उनके व्युत्क्रमों का मतलब 1/x + 1/y = कितना आ जाएगा xy, और ऊपर x + y, तो और x + y की वैल्यू इक्वेशन ये पहली जो कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या है 8, तो 8/xy, ठीक है, तो xy है, तो अब जो दो नंबर माने थे हमने xy, अब उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 8/15, तो 8 तो 8 के इक्वल है, ऐसे कैंसिल कर दीजिए, तो xy की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 15, ये कंडीशन मिल गई, ठीक है, तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि वो दो नंबर कौन से होंगे जिनके मल्टीप्लाई करने पर 15 आएगा, वैसे तो एक ही वो होंगे क्योंकि 15 या तो 1 × 15 आएगा और या 3 × 5 आएगा, लेकिन 1 × 15 से इन दोनों का सम कितना आएगा 16, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8 होना चाहिए 8, और इनसे 3 × 15 से इनका सम आ जाएगा 8, ठीक है, तो 3 और 5 हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से ऑप्शन चेक करते हैं किससे दो नंबर की मल्टीप्लाई करने पर 50 आएगा, 1 और 7 की से नहीं आएगा, 2 और 6 से नहीं आएगा, और 4 से 16 नहीं आएगा, 3 5 से 15 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, यदि किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है, ठीक है, मकान किराया 20%, शिक्षा 25%, बचत 20% और यात्रा 15%, भोजन 20%, यदि शिक्षा और यात्रा पर खर्च का अंतर 4,000 रुपये है तो परिवार की कुल आय, शिक्षा पर कितना था 25 और यात्रा पर है 15%, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 25 और 15 का 10%,
और 10% की वैल्यू कितनी दी है 4000। तो 1% की कितनी हो जाएगी 10 का डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगी 400। और ये पूरा कितना था 100%। ठीक है, पूरी आय पूछिए, आय मतलब 100%। तो 100% की वैल्यू बतानी है, 100% की क्या करना है बस 100 की मल्टीप्लाई और कर देनी है। तो ये कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है, 40,000 उसकी टोटल इनकम हो जाएगी उस परिवार की। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जी सेट यहीं कंप्लीट होता है और ये था हमारा यूपीटेट 2017। और यूपीटेट 2017 का जो पेपर था बिल्कुल सिमिलर था 2021 वाले पेपर के। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको 100% बेनिफिट होगा एग्जाम में। और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपीटेट दिसंबर 2016 का पेपर। एंड थैंक यू सो मच।